हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि 15 दिसंबर से एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। जी हाँ, सीबीटी 1 कंडक्ट जो होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए हमने साइंस से रिलेटेड आपके लिए पूरे एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो एमसीक्यूज़ में आपको हम कवर करवा रहे हैं दोस्तों। तो सारे वीडियोज़ को आप अच्छे से ध्यान से देखिए, पढ़िए। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो जिसमें आपको जनरल साइंस से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आगे भी देखने मिलेंगे दोस्तों आगे वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का यूज़ किया जाता है। तो ऐसी कौन सी गैस है जिसको हम जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए यूज़ करते हैं दोस्तों? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्लोरीन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए क्लोरीन जो है उसका यूज़ हम जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए करते हैं। तो क्लोरीन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। जो क्लोरीन है वो हैलोजन ग्रुप, जी हाँ दोस्तों, जो क्लोरीन है वो एक हैलोजन ग्रुप का तत्व कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो खोज की अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो इसकी खोज की थी शैले ने। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे खोज से रिलेटेड दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी खोज जो की थी वो शैले ने की थी 1774 में, लेकिन इसका जो नामकरण है वो डेवी ने किया हुआ है दोस्तों। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर खोज की बात की जाए उसका आंसर होगा शैले, लेकिन अगर नामकरण की बात की जाए क्लोरीन को नाम किसने दिया तो वो डेवी है, जो कि डेवी ने 1810 में इसका नामकरण किया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? ओजोन का ह्रास मतलब कि ओजोन को खत्म करने या उसमें क्षरण करने का काम करता है। सर करेक्ट आंसर है दोस्तों मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो मेथिल ब्रोमाइड एक ऐसा रासायनिक तत्व है दोस्तों जो पीड़कनाशी है और साथ में ओजोन का ह्रास भी करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। धूम कोहरा, जिसे हम धुआं कहते हैं, कोहरा कहते हैं, उसमें मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है? तो दोस्तों, ऐसा द्रव्य कौन सा है जो धूम या कोहरा में उपस्थित होता है और आँखों में जलन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, कि धुएं में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो आँखों में जलन पैदा करती है? इसका करेक्ट आंसर है परऑक्सी एसिल नाइट्रेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल कणिकाओं में क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है दोस्तों, जब बहुत अधिक ऊंचाई पर हम जाते हैं तो मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं में, या फिर इसे कहते हैं हम आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों? तो जो ये है इनकी संख्याएं दोस्तों बढ़ जाती हैं। जब हम जैसे ही हम ऊंचाई पर जाते हैं तो उनकी आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पर पहुंचते जा रहे हैं तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है, और वायुमंडलीय दाब बढ़ने के साथ साथ जो हमारा ब्लड प्रेशर है, बीपी जिसे हम कहते हैं, वो भी बढ़ने लगता है, जिस वजह से जो आरबीसी का रुधिर कणिका है उसकी चाल ज़्यादा तेज जाती है और आरबीसी की संख्याएँ भी बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फूलन होता है, क्योंकि उससे कौन सी गैस निकलती है ये हमें बताना है ना? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही हम नींबू के रस को, या फिर हम जनरली देखें इनो पाउडर्स जो होते हैं, आर्टिफिशियल जो एसेंस होते हैं नींबू के रस के, तो उसको जब हम पानी में डालते हैं, सोडे पर डालते हैं, तो उसमें एक तेज गैस जैसा बुलबुला निकलता है। तो किसकी वजह से होता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। यही चीज़ आपके कोल्ड ड्रिंक्स में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें बताना कि इसमें से कौन है जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऊपर के सभी, मतलब कि प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, ये तीनों ही हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहलाते हैं। आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक। तो समस्थानिक क्या होते हैं दोस्तों? जिसमें परमाणुओं में की संख्याएं में परिवर्तन होता है और उनके तत्व वही होते हैं। ठीक है, तो उस वजह से उनके कुछ समस्थानिक बदल जाते हैं। तो जो प्रोटियम होता है दोस्तों, प्रोटीन में 1H1, इससे हम इसे दर्शाते हैं 1H1 से। ठीक है, जो ड्यूटीरियम होता है उसे हम 2H1 से दर्शाते हैं और ट्रीटियम को हम 3H1 से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो ड्यूटीरियम होता है उसे हम भारी हाइड्रोजन कहते हैं। ड्यूटीरियम को ही हम कहते हैं कि ये भारी हाइड्रोजन है, और ट्रीटियम जो होता है वो दुर्लभ हाइड्रोजन कहलाती है। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दो बन सकते हैं दोस्तों कि भारी हाइड्रोजन क्या होता है, तो वो होता है ड्यूटीरियम, और
दुर्लभ हाइड्रोजन की अगर बात करें तो वो होता है ट्रिटियम। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों ही हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से कौन गैस के प्रसरण का एक उदाहरण है? देखिए दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे कि गैसों का प्रसरण का मतलब होता है गैसों का फैलाव। प्रसरण का सीधा अर्थ होता है गैसों के फैलाव से। तो खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक, ये तीनों ही चीज़ें गैसों के प्रसरण से ही संबंधित है। सो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि प्रसरण का मतलब होता है फैलाव, तो ये तीनों ही चीज़ें फैलाव से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है? तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है कि जो आरएनए और प्रोटीन बनाने में किस प्लांट हार्मोन की भूमिका होती है, तो इसका सही आंसर है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो आरएनए कोशिका के विभाजन को प्रेरित करता है। जी हाँ दोस्तों, साइटोकाइनिन का मेन काम क्या है कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, इसलिए आरएनए और प्रोटीन दोनों के निर्माण में ये उपयोगी माना जाता है। अगर इसके हम खोज की बात करें दोस्तों साइटोकाइनिन की, तो साइटोकाइनिन की जो खोज है वो 1955 में मिलर ने की थी। इसे आप नोट डाउन जरूर करिएगा दोस्तों, क्वेश्चन के लिए, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। 1955 में मिलर ने साइटोकाइनिन की खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है किसकी वजह से? किसी वजह से जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। ये काफ़ी टाइम में एग्जाम क्वेश्चंस आ चुका है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है इंसुलिन के कारण। इंसुलिन के कारण जो है ग्लूकोज की मात्रा को हम कंट्रोल करते हैं। तो इंसुलिन क्या है दोस्तों? ये अग्नाशय या फिर हम जिसे कहते हैं पैंक्रियाज। ठीक है, तो पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग, जिसे हम लंगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं, तो लंगरहैंस की द्वीपिका की बीटा कोशिकाओं, याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है कि लंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से ये हार्मोन जो है स्रावित होता है। और ये किस प्रकार का हार्मोन है दोस्तों? ये एक जंतु हार्मोन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो जो कॉर्क होता है दोस्तों, ये क्वार्क्स नाम के एक पेड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ठीक है दोस्तों, एक ऐसे अंग के बारे में पूछा जा रहा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। दोस्तों करेक्ट आंसर दोस्तों यकृत। जी हाँ, यकृत या लीवर जो कहते हैं वो ग्लूकोज से बनने वाले ग्लाइकोजन को अपने अंदर स्टोर रखता है और फिर ज़रूरत पड़ने पर उसे वापस ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है दोस्तों, तो लीवर के बारे में एक और सबसे अच्छी एक फैक्ट है दोस्तों कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। तो शरीर के अगर हम दूसरे सबसे बड़े अंग की बात करें तो ये यकृत होता है। अगर हम पहले अंग, सबसे बड़े अंग की बात करें दोस्तों, तो उसका आंसर होता है त्वचा। त्वचा जो होता है वो शरीर का सबसे बड़ा अंग कहलाता है और उसके बाद यकृत सबसे बड़ा अंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से भौतिकी में कौन सा उल्लेखनीय योगदान वैज्ञानिक न्यूटन द्वारा दिया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पूछा जा रहा है कि न्यूटन के द्वारा इन तीनों में से किस क्षेत्र में योगदान दिया गया है? वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति का नियम और कैलकुलस का नियम। ये तीनों ही जगहों, तीनों ही क्षेत्रों में वैज्ञानिक न्यूटन ने अपनी खोज और अपने नियम दिए हुए हैं। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, कि इन तीनों ही चीज़ें न्यूटन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक मिल्कन का भौतिकी के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? वैज्ञानिक मिल्कन की बात कर जा रही है दोस्तों। तो वैज्ञानिक मिल्कन ने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या फिर जिसे कहते हैं विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से किस उद्देश्य से टाइटेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? टाइटेनियम ऑक्साइड का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? डेटा संग्रहण, फेस पाउडर, सफ़ेद पेंट या फिर उपयुक्त? करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों उपयुक्त सभी। तीनों चीज़ें याद कर लीजिए दोस्तों। जो टाइटेनियम ऑक्साइड का यूज़ है वो डेटा संग्रहण में भी होता है, फेस पाउडर में भी होता है और सफ़ेद पेंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोने और प्लैटिनम के गहनों को भारी बनाने के लिए जौहरी द्वारा किस धातु का उपयोग किया जाता है? सर करेक्ट आंसर दोस्तों इरिडियम। इरिडियम एक ऐसी धातु है जिसके द्वारा हम सोने आदि जो गहने होते हैं उनको भारी बनाने के लिए सुनार लोग यूज़ करते हैं। तो अगर हम इरिडियम के परमाणु क्रमांक की बात करें दोस्तों, तो ये 77 इसका होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, 77 इसका परमाणु क्रमांक होता है और एक संक्रमण धातु है। इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों कि इरिडियम क्या है? एक संक्रमण धातु है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रात के समय आवासीय क्षेत्रों में शोर का अनुमानित स्तर क्या होता है? अगर हम आवाज़ को मापने की एक मापदंड की बात करें दोस्तों, तो हम आवाज़ को है जो शोर है उसे हम डेसिबल में नापते हैं, जिसे हम डीबी कहते हैं। तो ठीक है, तो रात के आवासीय समय, जब रात के समय थोड़ा सा कम शोर होता है दोस्तों, तो उसका अनुमानित स्तर पूछा गया है। तो उसका अनुमानित स्तर है 45 डेसिबल। 45 डेसिबल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम दिन में हम नॉर्मल सामान्य बातचीत की बात करें दोस्तों, तो वहाँ पर 60 डेसिबल का साउंड इफेक्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो जो फुहारा है वो बर्नौली के प्रमेय या बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बर्नौली सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? बर्नौली सिद्धांत ये कहता है कि यदि कोई पाइपलाइन है, ठीक है, पाइपलाइन में यदि कोई धारा प्रवाहित हो रही है, पानी बह रहा है, तो उसके हर एक पॉइंट पर जो भी द्रव तरल बह रहा है, उसके हर एक पॉइंट पर वहाँ पे दाब ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, ठीक है दोस्तों, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का जो प्लस होगा, जो प्लस करने के बाद जो भी रिजल्ट होता है वो हमेशा एक जैसा एक कांस्टेंट कहलाता है। वो हमेशा क्या होता है? एक कांस्टेंट राशि हमें प्राप्त होती है। तो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है फुहारे का सिद्धांत। और क्या कहते हैं, जो इसमें द्रव बह रहा है उस पे जो एनर्जी है, तो अगर हम पानी की एनर्जी की बात करें, बहते हुए जल की एनर्जी जो होगी वो उन तीनों के योग के बराबर कहलाती है। किस किस के दोस्तों? दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के तीनों का जो योग होगा वही उस बहते हुए जल की ऊर्जा के बराबर कहलाता है। तो ये होता है बर्नौली का प्रमेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधी श्वसन से पीड़ित रोगियों को प्रदान की जाती है? देखिए दोस्तों, कोविड-19 के दौर में इस तरह के क्वेश्चन आपको हो सकता है एग्जाम में बहुत देखने मिले, तो इस तरह के क्वेश्चन को कवर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है कि हीलियम, जो हीलियम है, हीलियम की गैस जो है वो निष्क्रिय गैस है। ठीक है, ये हमें पता ही है, और इसे अवरोधी श्वसन से पीड़ित रोगियों को इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो हीलियम दोस्तों, जैसे कि हम पता है कि निष्क्रिय गैस है, या फिर निष्क्रिय गैस ना कहकर हम इसे नोबल गैस भी कह सकते हैं। तो परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों हीलियम का? हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। हीलियम जिसे हम He लिखते हैं, परमाणु क्रमांक है 2। खोज की अगर बात करें दोस्तों, तो खोज इसकी की थी फ्रैंकलैंड ने इसकी खोज की थी। फ्रैंकलैंड के साथ लोकेयर का भी इसमें नाम आता है, लोकेयर। तो दोनों चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों कि हीलियम की खोज फ्रैंकलर और लोकेयर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों, इस तरह की ऊर्जा का उपयोग जो है बिजली बनाने में किया जाता है परमाणु विखंडन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, कई बार कई तरह के क्वेश्चन से बनाए जाते हैं। तो एक बार आप ये सारी जो मैं आपको गैस बताने वाली हूँ सारी चीज़ें, वो आप नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद आता है नाइट्रस ऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड का नाम आता है दोस्तों। उसके अलावा मीथेन, CH4 मीथेन, उसके अलावा CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद आता है वाष्प, और वाष्प के बाद आता है ओजोन। जी हाँ, ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस होती है। तो इनमें हमको बताना है कि इसमें कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है। तो इसमें कौन सी गैस नहीं है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी? देखिए दोस्तों, इस तरह को क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बनते हैं ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस प्रभाव से। इसमें पूछा गया ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है जलवाष्प। जलवाष्प सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को परिपथ में किस श्रेणी में लगाते हैं? तो वोल्ट मीटर को जो है दोस्तों परिपथ में हम समांतर या फिर पैरेलल सीरीज में लगाते हैं। अब वोल्ट मीटर क्या होता है? तो वोल्टेज नापने के लिए हम जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? तो किसके द्वारा बदला जाता है दोस्तों? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन चक्र में यूज़ होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्फ्रेड नोबल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी। देखिए दोस्तों, जो अल्फ्रेड नोबल हैं, जिनकी स्मृति में हम नोबेल पुरस्कार हर वर्ष देते हैं, तो उन्हें अपने किस आविष्कार के लिए जो है धनराशि स्थापित करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो ये दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार उन्होंने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किया और उन्हें इतनी राशि मिली कि उन्होंने अपने नाम पर स्वीडिश सरकार को एक फंड ओपन करके उन्हें हर साल वितरित करने की परमिशन दे दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो जो नोबेल पुरस्कार है, इसकी शुरुआत अगर हम देखें दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से की गई थी। शुरुआत में ये 5 क्षेत्रों में की गई थी, चिकित्सा, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शांति आदि के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद 1969 से जो है अर्थशास्त्र से भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। तो दोनों ही डेट्स आप अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों। 1901 से इसकी शुरुआत की गई थी नोबेल पुरस्कारों की, लेकिन 1969 से जो है अर्थशास्त्र वाले पुरस्कार की कैटेगरी की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, डायनामाइट, जो कि अल्फ्रेड नोबल का एक बहुत ही अच्छा आविष्कार माना जाता है। ठीक है, इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। अनंत वैद्युत प्रतिरोध का कहने का मतलब है कि दोस्तों एक ऐसी वायर जिसमें बहुत अधिक प्रतिरोध का मतलब रुकावट, प्रतिरोध का सीधा मतलब होता है रुकावट से। तो एक ऐसा पदार्थ जिसमें बहुत अधिक रुकावट हो तो क्या कहलाते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। विद्युत रोधी, जिसमें विद्युत का वाहन ना हो सके। ठीक है दोस्तों, कैसी लगा आपको वीडियो, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।